राज्यसभा टीवी का ये बेहद ख़ास प्रोग्राम है गुफ्तगू, और गुफ्तगू में आज हमारे साथ हैं जाने माने एडवेंचर आर्टिस्ट जो कि साहसिक यात्राएं करते हुए चित्रकला में व्यस्त हैं, त्रिभुवन देव। त्रिभुवन कुमार देव, युवा चित्रकार त्रिभुवन देव देश के अग्रणी एडवेंचर आर्टिस्ट हैं। सदा नया कुछ करने की सोच से संचालित है त्रिभुवन देव का कलाकर्म। रंग, रूप और आकारों में अपनी कल्पना का विलक्षण मेल करके त्रिभुवन देव रचते हैं एक नया अनुभव। उनके सिद्धहस्त ब्रश स्ट्रोक्स हर पल अभिव्यक्ति के नए आयाम तलाश कर रहे होते हैं और नएपन का उनका मिशन दर्शकों को देता है अनुभवों के नए धरातल। बोकारो स्टील सिटी में जन्मे त्रिभुवन ने कला की पढ़ाई पटना आर्ट कॉलेज से की और वहीं पाया बहुविध कलाओं से अपना साक्षात्कार। कॉलेज के बाद त्रिभुवन देव ने हिमालय क्षेत्र के मनाली की खूबसूरत वादियों में बिताए 3 साल। मनाली प्रवास ने उनके मन में प्रकृति और मानवता के प्रति जो आकर्षण पैदा किया, उसने उन्हें घर से निकल पड़ने को प्रेरित किया। आरंभ से ही त्रिभुवन देव के काम को वरिष्ठ कलाकारों का वरद हस्त मिला। त्रिभुवन देव ने अपने साथी कलाकारों के साथ हिमालय क्षेत्रों की साहसिक और रोमांचकारी यात्राओं के बीच अपनी कला के जरिए अपने समय के अनोखे दस्तावेज रचे हैं। मोटरसाइकिल पर सवार फोटोग्राफी, पत्रकारिता, चित्रकला, संगीत और लेखन से जुड़े युवाओं के बीच त्रिभुवन एक उत्साही और अथक कलाकार हैं। अपने समय और जीवन को समीप से देखना और सहानुभूति की कला को संभव बनाना त्रिभुवन देव के भीतर बैठे एडवेंचर आर्टिस्ट का लक्ष्य है और इसे वो बड़ी कुशलता से प्राप्त कर रहे हैं। बहुत बहुत स्वागत है त्रिभुवन जी प्रोग्राम में। हमें बताइए कि ये जो साहसिक यात्राएं करते हुए एक एडवेंचर आर्टिस्ट के रूप में जो आपकी ख्याति है, ये इस दुनिया में कदम रखने से पहले क्या आपके जहन में आया कि एडवेंचर करते हुए पेंटिंग बनाई जाए? ये कोई प्लान नहीं था। और जब मैंने फर्स्ट टाइम 1993 में जब पहाड़ों की यात्रा के दौरान मुझे ये महसूस हुआ कि कलाकार को नेचर के साथ रह के ही काम करना चाहिए। उसी दौरान मुझे मनाली में अपना स्टूडियो बनाने का मौका मिला। उसके बाद कई वर्ष 2-3 साल 4 साल मैंने वहाँ पे अपना स्टूडियो बना के साथ में पहाड़ों पे घूम घूम के मैंने काम किया। साथ में ट्रैकिंग वगैरह करने का मौका मिला। मनाली में स्टूडियो के दौरान रोरिक आर्ट गैलरी और रोरिक के जीवन के बारे में, उनकी लाइफ के बारे में मुझे पता चला। मैं काफ़ी प्रभावित हुआ। मुझे लगा कि एक कलाकार नेचर में ही रह के अपना ज़िंदगी व्यतीत कर सकता है और नए चीज़ों को नए ज़िंदगी को दे सकता है। लेकिन 4-5 साल कला को आगे लेके जाने के दौरान दिल्ली आना पड़ा मुझे। लेकिन मैंने अपने दिमाग में, जहन में अच्छी तरह ये डाल लिया था कि मुझे इसी सब्जेक्ट, इसी जगह पे काम करना है। इसलिए मैंने फिर मोटरसाइकिल के द्वारा मैंने हिमालय यात्रा में अपना टाइम, समय, काम, फोटोग्राफी, इन सब चीज़ों को शुरुआत वहीं से हुई। हिमालय की जो यात्राएं हैं बड़ी दिलचस्प और बहुत ही चुनौती भरी होती हैं। कोई किसी यात्रा का हमें बताइए कि अनुभव कैसा रहा, जो ख़ासतौर पर जो पहली यात्रा रही होगी, क्योंकि मोटरसाइकिल पर और ऐसे टेरेन पर जहाँ पर आपके सामने हर पल नई चुनौती होती है, क्या अनुभव था वो? सबसे पहले तो जब हम ट्रैकिंग पे जा रहे थे, मेरी पहली यात्रा मोटरसाइकिल के बजाय ट्रैकिंग थी। और उस वक्त मनाली से चंद्रताल की यात्रा पे मैं जा रहा था। उसी दौरान जो है कई ग्लेशियर और कई नदियों को पार करना पड़ा, जो कि एक अपने आप में एक चैलेंज था। और उसी दौरान ये महसूस हुआ कि ये पहाड़, ये एडवेंचर और ये लाइफ, तीनों का जीवन अलग है। क्योंकि हम एक कलाकार हैं,
और इन कठिनाइयों के दौरान अपने कला को निकालना, उस वक्त जो हम जो सोचते हैं, जो फील करते हैं, महसूस करते हैं, वो जो आदमी जी के ही कर सकता है। देख के, पढ़ के, सोच के ये महसूस नहीं कर सकता। अगर आपके कुछ काम का ही जिक्र करते हुए कि जो पेंटिंग्स आपने ख़ास तौर पर इन यात्राओं के दौरान बनाई, उनमें ऐसा क्या आपको नया दिखता है जो आप यहाँ बैठे हुए, यानी कि बिना किसी एडवेंचर के जब आप काम करते हैं वो, और जब आप एडवेंचर एक सीधी तौर पर प्रकृति के साथ और उस भौगोलिक परिवेश के साथ जब आप साक्षात्कार करने के बाद कोई काम करते हैं, दोनों में क्या, आप अगर किसी पेंटिंग से ही समझना हो आपकी तो? बेसिकली मेरे जो स्टूडियो में जो उस परिस्थिति में रह के काम नहीं किया गया, सोच के नहीं काम किया गया, दोनों में बहुत अंतर है। क्योंकि नेचर के साथ रह के काम करने में दो चीज़ों का काफ़ी ध्यान रखना होता है। सबसे पहले तो वो नेचर हमारे आँख के सामने होता है और उसके टेक्सचर्स, उसके रूप, उसके रंग, उसके जो चीज़ हैं जो बराबर मुझे अपने आँख के सामने दिखाई देता है, जिससे बहुत सारे स्ट्रोक्स और बहुत सारा लाइट एंड शेड, डेप्थ जो है हम उससे महसूस करके करते हैं। लेकिन जब स्टूडियो में आके काम करते हैं और हम कई चीज़ हमारे जो है छूट जाते हैं, और उस परिवेश में, उस ऑल्टीट्यूड पे काम करना, वो कम लाइंस में ज़्यादा चीज़ों को, ज़्यादा स्ट्रोक्स को दिखा देना, ये चीज़ होता है। स्टूडियो में आपके पास भरपूर समय और भरपूर सोचने का वक्त होता है, जो कि आप करते हैं। दोनों में काफ़ी अंतर होता है, दोनों के काम की तुलना नहीं की जा सकती। आपने कहा कि जो चित्र आपने यात्राओं के अनुभव के आधार पर बनाए, हमने आपसे आग्रह किया था कि उनमें से किसी एक रिप्रेजेंटेटिव पेंटिंग का आप जिक्र करें जिसको हम दिखाना भी चाहेंगे अपने देखने वालों को। यात्रा के दौरान मोस्टली जो पेंटिंग होती है वाटर कलर या लाइंस ड्राइंग में करते हैं, और उन कामों का जो है स्ट्रोक्स और कलर सेंस जो है आपको वो काम देखने के साथ ही आपको समझ में आ जाएगी, और जो स्टूडियो का वर्क है दोनों में काफ़ी फ़र्क होता है। तो कोई किसी एक पेंटिंग का जिक्र कीजिए जिसको हम दिखाना चाहें। एक पेंटिंग है जिसमें शाम का वक्त है। अमूमन सन के लाइट के कारण से येलोइश टोन होता है, लेकिन उस वक्त वो माउंटेन के कलर और सन के लाइट के कारण से वो रेड टोन जो कि हम देखते नहीं हैं। उस पेंटिंग में कई जगह जो है ब्लैक शेड है, कई जगह जो है टेक्सचर्स दिख रही हैं, कई जगह स्पार्कल स्टोन्स का कलर दिख रहा है। ऐसा लगता है कि लाल आकाश के बीच में एक छाया जो है उससे गोल्ड निकल के सामने आ रहा है। क्या बात है, इस पेंटिंग को सचमुच देखने से ही अंदाज़ा लगता है कि कितना प्रकृति के साथ आप नज़दीक जाकर इस अनुभव को दिखा रहे हैं। हमको बताइए कि ये इन यात्राओं में आप अकेले जाते हैं या फिर क्या है, मतलब कैसे करते हैं? ये एक सामूहिक प्रयास है और एक संस्था है। मैंने उस संस्था को ज्वाइन किया है। उसके साथ जो पाथफाइंडर का नाम का एक संस्था है, उसके सौजन्य से ये होता है, और उनके द्वारा एक एक्सपीडिशन कराई जाती है। और कई बार ऐसा होता है कि जो मैं कुछ यात्राएं अकेले भी करता हूँ। तो ये जो एक्सपीडिशंस हैं वो कितने दिनों के होते हैं, उसमें कितने लोग होते हैं? पाथफाइंडर की बात करें 20-22 दिनों के होते हैं। उसमें 15 से 20 लोग होते हैं, और कई विधा के लोग होते हैं। मतलब सिर्फ उसमें पेंटर नहीं होते? हाँ, कई विधा के लोग होते हैं। कई विधा मतलब कौन कौन? फोटोग्राफी, जर्नलिस्ट, पेंटर, और कई डिफरेंट फील्ड के लोग होते हैं। तो एज अ पेंटर आप अकेले उस ग्रुप का हिस्सा होते हैं? नहीं, पहले भी कुछ और आर्टिस्ट गए हैं, लेकिन लगातार 17 साल से मैं उस टीम के साथ जुड़ा हूँ, और 17 साल से लगातार मैं जा रहा हूँ। इन 17 वर्षों में अगर सिर्फ आपकी एडवेंचर अनुभवों के आधार पर बनी हुई पेंटिंग्स की अगर संख्या देखें तो वो कितनी होगी? इस 17 वर्षों में मैंने तकरीबन 2500 से 3000 काम किया है।
मेरे 2,500 से 3,000। हाँ, मेरे 8 सोलो एग्जीबिशन हुए हैं इस 17 सालों में खास करके। और मेरे सब्जेक्ट माउंटेन बाइकिंग, बाइक्स एलिमेंट्स और हेलमेट, इन सब चीज़ों को लेके। और मैं एडवेंचर को भी एक आर्ट फॉर्म मानता हूँ। वो मेरे जो मैं अपने ऊपर जैकेट, बूट, जितने गियर, जो बाइकिंग गियर होते हैं, वो इंस्टॉलेशन के रूप में मैं एक आर्ट वर्क में करता हूँ, जो कि बोधी आर्ट सेंटर में 2007 में मेरे एग्जीबिशन में इंस्टॉलेशन जो था, जस्ट मैं 2 दिन पहले लद्दाख से मैं लौटा था बाइक चला के। वही सारे चीज़ मेरे गैलरी के दीवारों पे लगी हुई थी। कुछ 6 वाटर कलर थे जो मैंने वहीं बनाया था, वो थे। अभी वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, अभी ब्रेक लेंगे, उसके बाद बातें जारी रखते हैं। अभी वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं और बातें जारी रखते हैं एडवेंचर आर्टिस्ट त्रिभुवन देव के साथ। मेरा मानना है बंद कमरे में रह के कला नहीं की जा सकती। कला के लिए प्रकृति के अंदर जाना ही होगा। स्वागत है एक बार फिर से, आप देख रहे हैं गुफ्तगू, और गुफ्तगू में हमारे साथ हैं आज जाने माने एडवेंचर आर्टिस्ट त्रिभुवन देव। त्रिभुवन जी, ब्रेक से पहले आपने जिक्र किया बोधी आर्ट का। बोधी आर्ट का रिश्ता, जहाँ तक मुझे याद आता है कि जाने माने इंस्टॉलेशन आर्टिस्ट सुबोध गुप्ता के साथ बड़ा गहरा है, और आपका भी रिश्ता सुबोध के साथ मेरा ख्याल है कि आप लोग साथ में ही पढ़े, और बस 2-3 साल का कुछ फ़र्क होगा। क्या अनुभव हैं आपके सुबोध के साथ काम करने के? वो अपने काम में बिजी रहे, मैं अपने पहाड़ों पे बिजी रहा, लेकिन हमेशा मुलाकात होती थी। मैंने जिस बोधी आर्ट का एग्जीबिशन का जो जिक्र किया था, उस शो का क्यूरेट सुबोध गुप्ता ने ही किया था। जिसमें आप कह रहे हैं कि मैं जो आपके टूल्स होते हैं, जो आपके ट्रैकिंग के या एडवेंचर के, जिसमें हेलमेट्स और ये जो सारे गियर्स वगैरह होते हैं, उन सारा चीज़ों को मैंने जो इंस्टॉलेशन किया था, वो सुबोध गुप्ते के शो के दौरान ही मैंने किया था। तो आपने कॉलेज का नाम लिया, कौन सा कॉलेज था आपका? कॉलेज ऑफ आर्ट्स एंड क्राफ्ट पटना। तो आपने पटना से कला की पढ़ाई की, लेकिन आप आए कहाँ से पटना? मतलब आपका बचपन कैसा होगा जहाँ से आपको? मैं बोकारो स्टील सिटी, जो पहले बिहार में था, अब झारखंड में है, स्थित है। मैं वहाँ से कॉलेज ऑफ आर्ट ज्वाइन किया, और वहीं मेरी बोकारो स्टील सिटी में मेरी क्लास 10-12 तक पढ़ाई हुई। उसके बाद कॉलेज ऑफ आर्ट मैंने ज्वाइन किया। तो क्या आपको बोकारो में ही लग गया था कि आपके अंदर कुछ पेंटिंग करने का कुछ ऐसा रुझान है, क्या था? नहीं, मुझे घर में बताया गया, मेरे फादर, मेरी मदर ने मुझे बताया कि तुमने अपना स्टार्टिंग किया ड्राइंग बना के। और जब उस वक्त प्रथम क्लास में एडमिशन हुआ करता था, तो मेरी माँ ने ये बताई कि तुमने वहाँ जाके कुछ बाल्टी, कुछ बैंगन, कुछ बॉल, ये सब बना के तुम चले आए हो। किस क्लास में? क्लास 1 की बात है। अच्छा। और चाइल्डहुड से ही मैं पेंटिंग कर रहा हूँ। अपने स्कूल के लिए बहुत सारा प्राइज शील्ड लेके आया मैं। उसी दौरान जयपाल प्रसाद मेरे टीचर, ड्राइंग टीचर होते थे, आज भी हैं। उनका आशीर्वाद है मेरे ऊपर। उन्होंने मुझे कॉलेज ऑफ आर्ट का रास्ता दिखाया कि तुम वहाँ जाओ जहाँ जो कला की पढ़ाई होती है। और कॉलेज ऑफ आर्ट पटना में पढ़ते हुए आपने किस चीज़ में स्पेशलाइज किया? पेंटिंग में मैंने किया, लेकिन मेरा एक्स्ट्रा सब्जेक्ट फोटोग्राफी था। तो उस वक्त ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफी काफ़ी मुझे इम्प्रेस किया करता था। मेरा फर्स्ट एग्जीबिशन 1992 में दिल्ली में हुआ। उस वक्त मैंने ब्लैक एंड वाइट वाटर कलर पेंटिंग एग्जीबिशन मैंने लगाया। उस दौरान कॉलेज के दौरान मुझे महसूस हुआ कि ब्लैक एंड वाइट काम करना आसान नहीं, बहुत टफ और बहुत ही मिस्ट्री। सत्यजीत रे से काफ़ी प्रभावित था। शो के दौरान सत्यजीत रे नहीं रहे, काफ़ी दुख भी हुआ था। लेकिन एग्जीबिशन के दौरान फिर उनके सारे फिल्म का शो हम लोग देखा करते थे। सुबोध भी होते थे, तेगमानसी धूलिया भी होता था, हम भी होते थे। तो आपने कहा कि ये जो पहला आपका जो था सोलो एग्जीबिशन, सोलो, हाँ,
उसके बाद तो हम पाते हैं कि फिर आपने पीछे मुड़ के नहीं देखा और आज न सिर्फ देश बल्कि दुनिया भर की गैलरियों में आपकी पेंटिंग दिखाई जाती है। आपको खुद क्या लगता है कि कौन सी ऐसी बात होगी आपकी पेंटिंग में जो दुनिया भर के जो आर्ट क्यूरेटर्स हैं और जो गैलरियां हैं वो उन्हें आकर्षित करती होंगी? मेरे काम में स्वाभाविकपना है, सच्चाई है। मैं जो जीता हूँ वही करता हूँ। मेरा मानना है बंद कमरे में रह के कला नहीं की जा सकती। कला के लिए प्रकृति के अंदर जाना ही होगा। और जो स्वाभाविक जो आप हैं, जो आप एक कलाकार, उसके अंदर से जो कला उभर के आती है वही महत्वपूर्ण है। मेरे लिए तो यही महत्वपूर्ण है। इसी कारणों से लोग पसंद करते होंगे और करेंगे। तो एक तो होता है कि आप कोई चीज़ बनाते हैं और उसको दूसरे लोग, जाहिर है कि एक बार आपने कोई चीज़ बना दी तो वो आपकी बस से बाहर हो जाती है और देखने वाले उस पर रिएक्ट करते हैं कि वो कैसी है। कोई ऐसी कृति जो आपको बहुत अच्छी लगती हो और आपको लगा कि दूसरों ने उतनी पसंद नहीं की? ऐसे कई कृतियाँ हैं जो कि मुझे काफ़ी पसंद हैं। जैसे किसी एक का नाम लें तो? नाम एक्चुअली सीरीज वर्क में मैं काम करता हूँ तो नाम तो एक का नहीं ले सकता। मैं कुछ फुटेज आपको दिखा सकता हूँ। हाँ, चलिए फुटेज को देखते ही हुए बात करें। तो हाँ, तो उसमें क्या है कि कई पेंटिंग जो हैं जो कि मुझे अच्छी लगती है, और लेकिन वो आम राय नहीं बनती। लेकिन वही 3 साल के बाद उस पेंटिंग की प्रतिक्रिया बदल जाती है। कई बार क्या होता है, वही एक दूसरे एग्जीबिशन में जाती है तो उसका लोगों का प्रक्रिया बदलता है, लोगों का स्टेटमेंट बदलता है और वो खूबसूरत लगने लगता है। हो सकता है कि नेचर के दौरान जो है कि कई ऐसा चीज़ जो है कि 10-20 साल बाद की चीज़ भी मुझे मिल जाती है जो कि 20 साल बाद लोग उसका आनंद उठाएंगे। मैं पहले ही हो सकता है बना दिया हूँ, ऐसा भी हो सकता है। आपने कहा कि आपके काम में एक सच्चाई है। इस बात को कैसे समझें? सच्चाई को क्लेम करने वाले तो कोई भी जो आर्टिस्ट होगा वो ये कहेगा कि उसके काम में सच्चाई है। आपके काम की सच्चाई को कैसे समझा जा सकता है? मेरे काम की सच्चाई का एक पैमाना यही है कि मैं उन पहाड़ों पे, हिमालयस पे जाके काम कर रहा हूँ और जो चीज़ मुझे अपने अंदर मिल रही है मैं उसको निकाल के अपने स्वाभाविक रूप में रख रहा हूँ। ना तो मार्केट से प्रभावित हो रहा हूँ, ना ही किसी और चीज़ों से। एक कलाकार का दिया हुआ चित्र है बस। अभी इस बातचीत को जारी रखेंगे, अभी एक ब्रेक लेंगे। अभी वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं और बातें जारी रखते हैं एडवेंचर आर्टिस्ट त्रिभुवन देव के साथ। मैं जब गया मुझे नया लगा और किसी चीज़ से बोरियत होगी तो निरंतर कार्य नहीं हो सकता है। स्वागत है एक बार फिर से प्रोग्राम गुफ्तगू में। आज हैं हमारे साथ एडवेंचर आर्टिस्ट त्रिभुवन देव। त्रिभुवन जी, ब्रेक से पहले आपने कहा कि आपके काम में जो सच्चाई है वो आपकी यात्राओं के जो आपके सीधे साक्षात्कार हैं और जीवन के साथ जो आपकी नज़दीकी है वो है। हिमालय में जो यात्राएं हैं आपकी वो कितनी ऊंचाई पर और किन किन जगहों पर हैं? एडवेंचर दुनिया में एडवेंचर का एक सबसे बड़ा क्षेत्र है, वो है लद्दाख, जिसमें काफ़ी चैलेंज है। कई ऑल्टीट्यूड हैं। हम जो है दुनिया के कई देशों में आप देख सकते हैं कि एक शिखर है, यहाँ कई शिखर है। कभी 17,000 फुट, कभी 18,000 फुट, कभी 19,000 फुट। मैंने 19,600 फुट मार्सिमिकला पास, जो कि नॉन मोटरेबल रोड नहीं है, मैंने 3 बार वहाँ पे मैंने यात्रा की है। एक बार मैं अकेले वहाँ पहुँचा हूँ, 2 बार अपने टीम को लेके मैं पहुँचा हूँ। और खरदुमला पास जो कि ऑफिशियली मोटरेबल रोड है, मैं 12 बार कर चुका हूँ। कभी एक ऐसा मौका भी तो आता होगा कि वही जगहें हैं और वही रूट्स हैं, आदमी उन पर जाते जाते दोहराव शुरू हो जाता है और एक तरह की बोरियत का पहलू शुरू हो जाता है, तब उसमें नयापन कैसे तलाशते होंगे आप? मुझे तो कभी ऐसा लगा नहीं। मैं जब गया मुझे नया लगा और किसी चीज़ से बोरियत होगी तो निरंतर कार्य नहीं हो सकता। मेरे काम का सबसे बड़ा पहलू था कि मैं उससे काफ़ी फैसिनेटेड, और आज भी मुझे जब भी जैसे ही मेरे जहन में वो आता है, मेरे शरीर के
धमनियों में रक्त का प्रभाव बढ़ जाता है। तो मैं तो ऐसा मानता हूँ कि अभी बोरियत नहीं होती है। मैंने मेरी अभी हाल फिलहाल में इंडिया हैबिटेट सेंटर में मेरी एक एग्जीबिशन, सोलो एग्जीबिशन हुआ था। उसमें एक वर्क है मेरा जो कि सब्जेक्ट है हजारों साल में प्रकृति बदलता है और हम तो बस मात्र 5 दिन में ही बदल जाते हैं। जब दिल्ली से स्टार्ट करते हैं, 5वें 6ठे दिन हमारा ओट फट जाती है, चेहरे का रंग बदलने लगता है। प्रकृति को बदलने में हजारों साल लग जाता है। तो मुझे ऐसा लगता है कि हम तो बस मात्र एक छोटे से प्राणी हैं और प्रकृति के सामने एक बौना सा आदमी है और उस प्रकृति से कभी बोरियत नहीं हो सकती। एक कलाकार की कभी बोरियत नहीं हो सकती। ये बहुत आपने अच्छी बात कही, क्योंकि ये जो पूरा मानव सभ्यता का जो इतिहास है और यात्रा है, ये काफ़ी लंबी है और उसमें सचमुच हम तो उसमें एक बहुत छोटा सा रोल और छोटा सा एक पड़ाव भरे हैं। हमें बताइए कि आजकल आप कोई एक नई श्रृंखला पर काम कर रहे हैं, वो क्या है? बेसिकली आजकल मैं जो मेरी नई श्रृंखला है वो पेंटिंग और डिजिटल वर्क को मिक्स करके मैं काम कर रहा हूँ, जिसमें कई फ़ोटो के फुटेज और कैनवस को लेकर मैं काम कर रहा हूँ। और मेरे कुछ सब्जेक्ट हैं जो कि हमारे जूता, हमारा लिप्स, हमारा जो बाइकिंग टूल्स, इन सब चीज़ों को लेके काम कर रहे हैं। और माइक्रो लेवल पे काम स्टार्ट हो रहा है। जो टेक्सचर्स होता है, जो वहाँ का नेचर है, उसके माइक्रो लेवल पे जाके मैं काम कर रहा हूँ। तो अब जबकि इतना लंबा समय आपको पेंटिंग की दुनिया में, क्या आपका अनुभव क्या कहता है कि कला क्या भारत में एक ऐसा करियर है जिसमें आप अपना भविष्य तलाश सकते हैं? अगर हम अपने युवा जो एस्पायरेंट्स हैं आर्ट को लेकर, उनके लिए आप कुछ कहना चाहें तो? कला का बहुत सारा पहलू, आप इसमें अपना भविष्य तलाश सकते हैं। कॉमर्शियल एस्पेक्ट भी हैं और फाइन आर्ट्स के भी हैं। तो आप कला के माध्यम से कई सब्जेक्ट, कई विधा में आप जा सकते हैं, जिसमें फोटोग्राफी है, जिसके पेंटिंग्स है, उसमें कई सारे जॉब हैं, सब चीज़ें। लेकिन यदि आप एज ए आर्टिस्ट, एज ए क्रिएटिव पर्सन काम करना चाहते हैं, उसमें भी भविष्य है, लेकिन थोड़ा वक्त देना होगा। थोड़ा वक्त देना होगा, मतलब इस लिहाज से कि आपको धैर्य रखना चाहिए और समय आने का इंतज़ार करना और अपने काम को निरंतर सच्चाई के साथ करते रहना चाहिए। और बिल्कुल चलते चलते हम आखिर में आपसे ये जानना चाहेंगे कि अब आपका जो नया एडवेंचर टूर है वो कब और कहाँ शुरू होने वाला है? अगस्त में लद्दाख के लिए शुरू हो रहा है। उसके बाद नेक्स्ट प्लान जो है मेरा कोस्टल है जो कि दिल्ली से कन्याकुमारी, कन्याकुमारी से लद्दाख, जिसको एक आर्ट प्रोजेक्ट की तरह उसको मैं स्टार्ट कर रहा हूँ। तो ये जो कोस्टल एरिया वाला है, ये शायद पहली बार आप ऐसा? ये पहली बार इसलिए कर रहा हूँ कि मैं कई कलाकार, पत्रकार, लेखक, इन सब को जोड़ना चाहता हूँ इस धारा में जुड़ के, जो कि पूरा वक्त नहीं भी दे पाए, लेकिन एक छोटे छोटे स्ट्रेच में वो हमारे साथ जुड़े रहें और एक मेरे आर्ट प्रोजेक्ट के साथ एक नया एक चीज़ सामने आ सके। ये तो बहुत ही अच्छा आइडिया है आपका त्रिभुवन जी, जिसमें अलग अलग विधाओं के लोग सीधी तौर पर जीवन के साथ साक्षात्कार करने के बाद अपनी कला को और अपने व्यवसाय को और अपने करियर को आगे बढ़ा सकेंगे। हम आपके कुशल भविष्य की कामना करते हैं और आपका शुक्रिया अदा करते हैं, आपने इतना समय हमारे लिए दिया। बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे जाने माने एडवेंचर आर्टिस्ट त्रिभुवन देव। कुछ कहना चाहते हो गुफ्तगू के बारे में तो हमें लिखिए feedback.rstv@gmail.com पर।